Hello friends, good morning, namaste. This is me Hemant Agrawal, your maths mentor, and once again you are very welcome on my YouTube channel Maths on Class. In this video we will solve some problems of JEE main level. The problems have been taken from National Test Abhyas app. Problems are very good. You can also try these problems by pausing the video. Before we start the solutions, please like, share and subscribe my YouTube channel Maths on Class, and also don't forget to press the bell icon. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So friends, we start the solution. The first problem is seen on your screen. The problem is the coefficient of x power 30 in the expansion of 1 minus x power 5 1 plus x square plus x cube होल पावर 4. आपको इस एक्सपांशन में x पावर 13 का कोफिशिएंट बताना है, राइट. बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है. तो x पावर 13 का कोफिशिएंट फाइंड करने से पहले आप देख सकते हैं सेकंड जो ब्रैकेट है, इस सेकंड ब्रैकेट में एक जीपी है, जीपी विद 4 टर्म्स की जीपी है. तो इस जीपी का हम सम लिख लेंगे. तो जीपी का सम होगा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 माइनस आर कितना है इसका x पावर n, 4 टर्म्स हैं तो पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट, होल पावर 4. और इधर क्या है 1 माइनस एक्स पावर 5. इस तरह से बन जाएगा. ये जो 4 टर्म्स की जीपी थी इसका सम ही होगा, राइट. अब देखिए नीचे जब पावर्स को सेपरेट करेंगे 1 माइनस एक्स होल पावर 4 आएगा, इधर 1 माइनस एक्स पावर 5 है तो 4 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी. 1 माइनस एक्स रह जाएगा इधर और इधर रह जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 4 होल पावर 4, राइट. अब x पावर 13 का कोफिशिएंट बताने के लिए जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इसका आप एक्सपांसन कर दें, बाइनोमियल एक्सपांसन. तो बाइनोमियल एक्सपांसन होगा इसका 4c0 माइनस 4c1 x4 पावर 1 प्लस 4c2 x4 पावर 2. तो x पावर 8 बन जाएगा. ये बैक लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके जो पावर बनेगी इसकी. फिर माइनस 4c3 x पावर 4 का क्यूब मीन्स x पावर 12 प्लस 4c4 x पावर 4 की पावर 4 मीन्स x पावर 16, राइट. ये इसका एक्सपांशन होगा. अब x पावर 13 का कोफिशिएंट बनाए तो देखिए इस ब्रैकेट में जैसे ये दोनों टर्म इधर मल्टीप्लाई में होंगी तो जैसे 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ब्रैकेट में आप देख सकते हैं किसी भी टर्म में x पावर 13 नहीं है. तो x पावर 13 का कोफिशिएंट बनाने में इस 1 का कोई रोल नहीं होगा. फिर सेकेंड टर्म है माइनस एक्स. तो चूंकि इसमें x पहले ऑलरेडी आ चुका है तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 13 बने, x पावर 12 वाली टर्म से. तो जब ये माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 13 की टर्म बनेगी और वो टर्म क्या होगी देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4c3 x पावर 13, राइट. तो x पावर 13 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4c3 की वैल्यू कितनी होती है 4. सो 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. In next problem we are given a bag contains 30 tickets numbered serially from 0 to 29. The numbers of ways of choosing 3 tokens from the bag such that the sum of them is 30. एक बैग है, ठीक है, इसमें टोकन है, टोकन रखे हुए हैं. इन टोकन्स पर नंबर डले हुए हैं 0 1 2 3 अप टू कितने 29. और इस बैग से आपको कितने टोकन सेलेक्ट करने हैं 3 tokens are to be select such that the sum of the numbers on these 3 tokens is equal to 30. ठीक है, इन 3 tokens पे जो नंबर आएंगे उनका सम 30 होना चाहिए, ठीक. तो मान लिया कि ये जो 3 टोकन है इनमें से एक पर जो नंबर है वो x है, दूसरे पे नंबर कितना है y, तीसरे पे नंबर कितना है z. तो x प्लस वाई प्लस z कितना होगा 30 होगा, राइट. अच्छा x y z की अगर वैल्यू की बात करें तो x y z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ठीक है ना, 0 हो सकती है. और मैक्सिमम कितनी होगी इनकी वैल्यू 29, क्योंकि 29 नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑन द टोकन. तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसके नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की संख्या आप निकालें. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की संख्या फॉर्मूले से हो जाएगी 30 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1. सो दिस विल बी 32c2. 32c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगी 16 इंटू 31. तो ये बन जाएगा कितना 6. फिर कितना जाएगा 496. अब ये जो 496 सॉल्यूशंस हैं, अब देखिए इन सॉल्यूशंस में एक तो वो सॉल्यूशन भी आ गए जब x y z में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 30,
राइट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस का, इसमें एन की इनकी जो वैल्यू होती है, वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वेरिएबल्स की n। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 29 है वेरिएबल्स की, 30 नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें से हमको कौन से केस हटाने पड़ेंगे, जिनमें x y z में से किसी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो 30। तो देखिए वो कितने केस होंगे, जब x y z में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 30 होगी, जैसे मान लो z की वैल्यू 30 है, तो आपको x और y की वैल्यू 0 0 ही लेनी होगी, राइट, तभी तो इनका सम कितना आएगा 30 आएगा। तो ऐसे कितने केस होंगे, ऐसे कितने केस बनेंगे, इसमें 3 केस बनेंगे। देखो 0 0 30, 0 30 0, 30 0 0, तो ये 3 केस आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, कितने केस रह जाएंगे 493, ठीक है। अब देखिए 493 ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये हमारा आंसर क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि 493 केसेज में वो केस भी इंक्लूड हो गए जब x y z में से कोई दो या तीनों की वैल्यू क्या हो इक्वल हो, जबकि हम जो टोकन सेलेक्ट करेंगे उन पर जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि 3 टोकन्स आप इन 30 टोकन्स में से निकालो तो सब पर डिफरेंट नंबर है, तो x y z की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। तो अब हमें 493 में से कौन से केस हटाने पड़ेंगे, जब x y z में से कोई दो या तीनों की वैल्यू क्या हो सेम हो। तो ऐसे कितने केस होंगे, देखो ऐसे केस हम फटाफट से फाइंड कर सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो जैसे x y z, इसकी वैल्यू 1 ली, इसकी वैल्यू 1 ली, तो ये कितना हो जाएगा 28, ये 2 2, ये कितना हो जाएगा 26, 3 3, ये कितना हो जाएगा 24, ऐसे ही बीच में कहीं आएगा 10 10 10, राइट, फिर आएगा 11 11 8, 12 12 और कितना हो जाएगा 6, इस तरह से चलते जाएं तो लास्ट में कितना आएगा 15 15 0। तो ऐसे कितने केस हो गए 1 to 15 तक 15 केस हो गए, ठीक है ना। उसमें ये वाला जो केस है ये थोड़ा अलग है। ये अलग क्यों है, देखो अब 1 1 28 के जो केस होंगे ये 3 केस होंगे, क्योंकि 1 1 28 को आप आपस में कितने टाइप से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब 3 टाइप से। जैसे x y की वैल्यू 1 1 है यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि y z की वैल्यू 1 1 हो या x z की वैल्यू 1 1 हो। तो ऐसे कितने केस होंगे 3 केस होंगे, 3 केसेज ये होंगे, 3 केसेज ये होंगे, ये केवल 1 केस होगा, है ना। 3 केसेज ये, 3 केसेज ये, 3 केसेज ये, तो टोटल ऐसे कितने केस हो गए जब तीनों वेरिएबल्स में से कोई दो या तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। देखिए 1 to 15 में से एक बार इसको हटा दीजिए, 14 केस, और एक केस 3 बार काउंट हो रहा है तो कितने हो गए 42, 14 into 3 42, और एक केस ये कितने हो गए 43। तो ये 43 केस और इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बन जाएगा ये 450। लेकिन अभी भी 450 हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है हमारा आंसर 450, क्योंकि इसमें से जो 3 टोकन्स आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें जैसे मान लो एक केस हम डिस्कस करें 1 2 27, ये वाला केस अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें सम ऑफ नंबर्स कितना है 30 है। तो ये जो केस है तो एक बार ही काउंट होगा ना, ये केस एक बार ही आएगा। लेकिन ये वाला केस इन 450 में कितनी बार काउंट हो गया है 6 टाइम्स। 6 टाइम कैसे, देखो x की वैल्यू 1 हो, y की 2 हो और z की कितनी हो 27, या इसकी 2 हो, इसकी 1 हो, इसकी 27 हो, ऐसे आपस में अरेंज करें तो ये वाला जो केस है कितने टाइप से आपको वैल्यू दे सकता है x y z की, कितने पेयर दे सकता है 6 पेयर दे सकता है। तो एक केस आपको इन 450 में कितनी बार काउंट कर लिया, एक केस 6 टाइम्स काउंटेड है, ठीक है ना। लेकिन हमें एक केस को केवल एक बार ही काउंट करना है, तो इसलिए 450 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो इसको 6 से डिवाइड करने पर आंसर कितना बनेगा आपका 75। सो 75 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। 75 ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है आपको 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स आपको बताने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। इसको हमने y के इक्वल लिखा, इसको y के इक्वल लिखा, तो आपके पास दो कर्व आ जाएंगे y इक्वल्स टू 2 रूट 2x प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो कर्व है अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं ये एक पैराबोला की इक्वेशन आपको मिलेगी। 2 कॉमन ले लेंगे 8x प्लस 1/2, ये एक पैराबोला है। वर्टेक्स कितना हो जाएगा इसका -1/2, 0। तो ये पैराबोला और ये लाइन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी इस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन हो जाएंगे, राइट। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो -1/2, 0 पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया अपन ने, ठीक है। इसका वर्टेक्स है, पैराबोला इस टाइप से बनेगा।
क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव है। और ये y एक्सिस को कहाँ मिलेगा, x को 0 कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 पर, राइट। तो ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। लेकिन अब आप देखें पैराबोला पूरा नहीं बनेगा। पूरा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है तो इसका स्क्वायर करने के बाद आई है। आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो ये थी, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें 2x + 1 के ऊपर रूट है, मीन्स ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब y ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको इस पैराबोला का वही पोर्शन बनाना है जिसके लिए y ऑलवेज पॉजिटिव है। तो y ऑलवेज पॉजिटिव कौन से वाले पोर्शन के लिए है, ऊपर वाले पोर्शन के लिए। तो ये ऊपर वाला पोर्शन ही केवल इसके ग्राफ में आएगा, ठीक है ना। नीचे वाला पोर्शन अपन नहीं बनाएंगे, राइट। अब इस स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। इसमें x को 0 डालो, y की वैल्यू -1, यहाँ से जाएगी ये लाइन, और y को 0 करेंगे, x की वैल्यू 1/2, x एक्सिस पे लाइन यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन बनेगी, राइट। तो ये पैराबोला और ये लाइन कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, केवल एक ही पॉइंट पर, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर भी कट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट तो आपको मिलेगा ही नहीं ना। ये तो कब मिलता, जब आप पैराबोला कंप्लीट बनाते हैं, है ना। पैराबोला तो कंप्लीट बन ही नहीं रहा, आधा पैराबोला बन रहा है। तो इस आधे पैराबोला को, हाफ पैराबोला को ये लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इस इक्वेशन का केवल एक ही रूट होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। सो 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम which is given in option B. So option B will be the correct answer of this problem, right. Now we move to the next problem. In next problem we are given, let the nth term of a series be given by Tn. एक सीक्वेंस है, इसकी nth term आपको given है। This is n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। द प्रोडक्ट, अब आपको इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, T3, T4, T5 एंड सो ऑन T50। ये प्रोडक्ट कितना होगा। तो सिंपल ही प्रॉब्लम है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 है इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या, n माइनस 2 n प्लस 1, राइट। तो जो Tn है वो बन जाएगा n माइनस 2 n प्लस 1 अपॉन n कॉमन ले लें n प्लस 3, ये आपका Tn बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखें, देखिए T3 है तो n की वैल्यू 3 रख दें, तो ये बनेगा 1 × 4 अपॉन 3 × 6, राइट। T4 के लिए n की वैल्यू 4 रखेंगे, 2 × कितना बनेगा ये 5 अपॉन 4 × 7, राइट। फिर 5 रखेंगे तो 3 × 6 अपॉन 5 × 8। अब देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या होगा, आगे अगर आप टर्म्स लिखेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। अब जैसे आप n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 रखने पर देखो क्या बनेगा, 4 7 अपॉन 6 × 9, तो 4 7 से कैंसिल, तो ये टर्म्स कैंसिल होने लग जाएंगी, राइट। और T50 के लिए देखो लास्ट में आप रखेंगे T50 तो कितना आएगा ये 48 × 51 50 × 53, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो टर्म्स कैंसिल होती हैं, तो जितनी टर्म्स फर्स्ट से बचेंगी जो कैंसिल नहीं होंगी, जितनी टर्म्स विदाउट कैंसिलेशन के फर्स्ट से बचेंगी या शुरुआत से बचेंगी, उतनी ही टर्म्स एंड से बचेंगी विदाउट कैंसिलेशन की, ठीक है ना। अच्छा इसमें अपोजिट होगा, अपोजिट क्या, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 2 टर्म्स के न्यूमरेटर बच रहे हैं, तो जब आप इसको कैंसिलेशन को आगे बढ़ाओगे तो लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं उनके डिनोमिनेटर बचेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो इससे पहले वाली टर्म अगर मैं लिखूँ तो पहले वाली टर्म आएगी इसकी 47 50 अपॉन 49 52, राइट। n की वैल्यू क्या रख देंगे इसमें 49। इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो होगी 46 49 अपॉन 48 51, तो देखो ये 48 51 ये इससे कैंसिल हो गया, राइट। ये वाली जो टर्म है इससे पहले वाली जो टर्म आई उससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स के न्यूमरेटर बचे हैं, इधर लास्ट 2 टर्म्स के डिनोमिनेटर बचेंगे। अब इसको सॉल्व आउट कर लें तो आपके पास बचा 1 × 4 × 2 × 5 अपॉन 49 52 50 53, राइट। तो इसको कैंसिल कर लें, ये 10 बन गया, ये 5 टाइम इससे कैंसिल, ये इससे 13 टाइम कैंसिल, तो बन गया 1 अपॉन, देखिए 5 × ये जो है इसको 7 का स्क्वायर लिख दीजिए 13
53, 5 7 square 1353, 5 7 square 1353, which is given in option D. So option D will be the correct answer of this problem, right? अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन था. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम है. इसमें कहा गया है बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0. तो इस प्रॉब्लम में आपको x का इंटरवल बताना है क्या होगा. ठीक है, तो देखिए x का इंटरवल बताते हैं. आप देख सकते हैं एक होल स्क्वायर बन रहा है. किसका होल स्क्वायर है? बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0. अब चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. ठीक है ना, तो इसमें से लेस देन वाला केस अपने आप हट जाएगा, तो आपके पास केस रह जाएगा इक्वल टू 0 वाला. तो बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू 0. इट मीन्स बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1. अब देखिए साइन इनवर्स x के बॉक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब साइन इनवर्स x जो है वो लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1. कोई वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तभी तो उसकी बॉक्स वैल्यू 1 होगी, राइट. लेकिन हम देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x जो है इसकी जो रेंज होती है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 टू π/2. मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 ही हो सकती है, और π/2 जो है वो 2 से छोटा होता है. ठीक है ना, तो यहाँ पे लेस देन 2 ना होके क्या कंडीशन बनेगी? लेस देन इक्वल टू π/2, राइट. आप समझ गए होंगे. लेस देन 2 कंडीशन आएगी, लेकिन 2 तक तो वैल्यू पहुंचेगी नहीं ना साइन इनवर्स x की. साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? -π/2 टू π/2. तो इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? π/2 तक. तो वो लेस देन 2 हटके क्या कंडीशन रह जाएगी? लेस देन इक्वल्स टू π/2. ठीक है, अब x के लिए इंटरवल निकालें तो साइन इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब हम इसको हटाएंगे साइन इनवर्स x को तो इधर बनेगा साइन π/2, इसकी वैल्यू 1 होगी, और इधर बन जाएगा क्या? साइन 1. सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल साइन 1 to 1. So this will be the answer of this problem, which is given in option C. So option C will be the correct answer of this problem, right? I hope आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए होंगे. अच्छे प्रॉब्लम्स है, जेई मेन लेवल के प्रॉब्लम्स है. आपने भी ट्राई किए होंगे ये प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ. टिल देन गुड बाय, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.